हाँ बेटा, लास्ट टाइम में हम लोगों ने चर्चा की थी एडमिशन एंड कंसेशन की। एडमिशन एंड कंसेशन, याद रखिए कि हम लोग आने वाले एचजीएस और एपीओ की परीक्षा के लिए एविडेंस को देख रहे हैं और ये प्रीलिम्स के लिए, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। खाली प्रारंभिक परीक्षा में कितना हम लोग पढ़ लें कि हमारी गाड़ी पार हो जाए, तो उसी के लिए देख रहे हैं। कन्फेशन में खाली एक चीज रह गया था और वो है, हिंदी में कहेंगे मुकरी हुई संस्वीकृत और अंग्रेजी में कहेंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? एक बार किसी आदमी ने कन्फेशन किया और बाद में मुकर गए, ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जाता है। कोई भी मुलजिम है, एक बार उसने किसी से कन्फेस किया, लेकिन बाद में वो कहता है हमने दबाववश किया था, लालचवश किया था, धमकीवश किया था। यानी वो जो 3 अल्फाज हैं सेक्शन नंबर 24 एविडेंस एक्ट में, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस, उसको वो कहता है कि किसी की वजह से किया था, तो उसे कहेंगे हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन, मुकरी हुई संस्कृति। इसके लिए सामान्य नियम क्या है? ये इस पर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि मुकरी हुई संस्कृत का क्या प्रभाव होता है। डैश, अब एक ऑप्शन वो दे देंगे कि उस संस्कृत का कोई भी भाग रेलिवेंट नहीं होगा। दूसरा कि मुकरी हुई संस्कृत होने के बावजूद जितने भाग से कोई फैक्ट साबित हो रहा है उतना रेलिवेंट होगा। और इसी से 2 ऑप्शन और दे दें। सही आंसर है कि अगर किसी ने इतना कहा कि साहब फला तारीख की बात है, इतने बजे थे, मैं भी मौके पर गया तो देखा कि ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मैं पहुंचा तो इसके बाद फिर मुझसे एक लोग झपट पड़े और हमने किसी तरह अपने को बचाया और मौके से भाग गए। अब देखो, अब पहले उसने कन्फेस किया था कि गुस्सा लगे मैंने मार दिया, अब वो मुकर गया, लेकिन इतने पोर्शन से एक चीज रेलेवेंट है कि घटना के दिन और तारीख को वो घटनास्थल पर अन्य लोगों के साथ मौजूद था, इतना पोर्शन रेलेवेंट। तो ये है मुकरी हुई संस्कृत। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। अब आज है सेक्शन नंबर 32। एक चीज पहले जान जाओ बच्चों, धारा 32 और धारा 37, इसको हमारे क्लास में कहा जाता है मरमरी की धारा। ये नहीं भूलोगे काम हो जाएगा। क्या कहा जाता है? मरमरी की धारा। इसका मतलब ये है कि जिसका भी स्टेटमेंट है वो आदमी अब मर चुका है या मिल नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसे दिमाग में याद रखने के लिए इसे कहते हैं मरमरी की धारा। धारा 32
में कुल मिला के 8 क्लास है। हम पहले क्लास की तरफ चल रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। हिंदी में इसे कहेंगे मृतकालीन कथन। पढ़ो हमने बेटा, क्या है? Section 32. Cases in which statement or fact relevant statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc. is relevant. Statement, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be produced without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, appears to the court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases. Subsection 1. When it relates to cause of death, where the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question. रुक जाओ। आर्टिकल सेक्शन 32 का क्या है ये? Subsection 1. सब सेक्शन 1 में जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है ये वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। दो ही ऑप्शन है ना रमन? या तो ये वर्बल होगा या तो ये रिटर्न होगा। दूसरी चीज ये किसका होगा 32 के 1 में रेलेवेंट? जो या तो मर गया है या अब उसे मिल नहीं सकता। एक और क्लास है, क्या है? आइदर ही डेड, Incapable of giving evidence. या वो साक्ष्य देने के लिए अक्षम हो गया। देयर आर 3 हैं? एक और है सर। वो क्या है? Sir, whose attendance cannot be produced without an amount of delay, which the court which appears to court as a अब unreasonable. 4 हो गया। पहला या तो वो मर गया या तो वो उपस्थित नहीं हो सकता या इनका कैपेबल है गवाही देने के लिए। और चौथा क्या है मैंने? अरे उसमें देखो ऐसे क्या बताओ। और अथवा लोक अधिकार या ऋण के बारे में साधारण। अरे यार ये बात है। चौथा क्या उसमें? सर, ऐसा व्यक्ति जिसकी अटेंडेंस की वजह से डिले हो या फिर ऐसा एक्सपेंस हो जिसको कोर्ट माने कि वो अनरीजनेबल है। इन परिस्थितियों में धारा 32 रेलिवेंट मानी। अब इसमें जो क्लास 1 है, सब सेक्शन 1 है, उसे हम लोग जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के नाम। कोई आदमी मरने के पहले कोई स्टेटमेंट दे चुका है। अब उसने स्टेटमेंट दिया और मर गया। या ऐसा भी हो सकता है कहीं ऐसी जगह चला गया कि अब लाया नहीं जा सकता। यानी ही जिनका लेवल तब मान लिया जाएगा कि उसने जो स्टेटमेंट दिया था वो रेलेवेंट। अब एक मुद्दा है कि डाइंग डिक्लेरेशन को क्यों मान्यता प्रदान की गई है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 कि वो आदमी किन परिस्थितियों में उसको चोट लगी, किसने चोट पहुंचाई, किस हथियार से चोट पहुंचाई, सबसे अच्छी तरह जानता। उससे अच्छा कौन जानता हो? नंबर 2 ये जरूरत है, नीड है
इन्वेस्टिगेशन की ट्रायल कि कम से कम एक बेस एविडेंस हमें मिल जाए। और तीसरी बात है जो जस्टिस लक्स का सिद्धांत है कि nobody wants to meet his maker with a lie in his mouth। कोई भी आदमी मुंह में झूठ को रखकर अपने बनाने वाले यानी भगवान से मिलना नहीं, यानी मरने के वक्त कोई झूठ नहीं। ये 3 आधार हैं। नंबर 1 ये नीड है एविडेंस के लिए। नंबर 2 उससे अच्छा गवाही कौन देगा उस बारे में। नंबर 3 कि जस्टिस लक्स आमतौर पे माना जाता है आदमी वैसे कितनों झूठ बोल दे, लेकिन जब उसे मालूम होता है वो मानने वाला है तो झूठ नहीं। जस्टिस लक्स का भी नाम याद रखिएगा, उन्होंने ये सिद्धांत था। अब है क्या, नंबर 1 ये है कि उसे ये जो स्टेटमेंट है that should be related with the cause of his death। उसे अपनी मृत्यु के कारण के बारे में बताना। जैसे कोई आदमी बताता है कि जब उसे पूछा जाएगा इंजर्ड हो गया है बुरी तरह, उम्मीद नहीं है बचने, और उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें कैसे चोट लगी, तो वो कहेगा कल संध्या की बात रही, हम अपने खेत में जा रहे थे, तभी फला फला लाठी डंडा लेके मिले, हमें बोले, और इसके बाद एक लाठी हमारे मारे, फिर भाला से मारने लगे। इसके आगे हमें नहीं याद है, फला फला माने ही रहे। इनसे हमारी पुरानी रंजिश थी चकबंदी के मुकदमे को लेकर। इस तरह वो बता देगा, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया, कितने आदमी उसमें शामिल थे ये बता दिया, हथियारों के बारे में बता दिया, तो एक काम आसान हो गया। उसे अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, कारण 2 है, पहले की कोई दुश्मनी, कोई रंजिश जिसकी वजह से ये हमला हुआ, और दूसरी बात समय, स्थान, कौन कौन लोग शामिल थे और कौन सा हथियार के बारे। इसका दूसरा भी एक उसी में जुड़ा हुआ है, या तो अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या आए टू द सर्कमस्टांसेस which resulted him in death, या उन परिस्थितियों के बारे में होना चाहिए जिसके अंतर्गत उसकी मृत्यु हुई। इस दूसरे भाग को समझने के लिए जो मुकदमा मेन उस पर ध्यान ले जाएं, और मुकदमे को जरूर याद रखें, यह आता है पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्पायर। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्पायर, AIR 1939, प्रिवी काउंसिल, पेज नंबर 40। अब ये कौन सा मुकदमा, इसमें जो मारा था उसका क्या नाम है? कुर्री नुकाराजू। कुर्री नुकाराजू, वेरी गुड। कुर्री नुकाराजू ये उड़ीसा का केस है बेटा। आवाज के ध्यान देना, आज उड़ीसा दिवस भी है, यानी आज एक दिन उड़ीसा मना रहा होगा। तो कुर्री नुकाराजू और उसकी बीवी, कुर्री नुकाराजू विभाग में चपरासी था,
जिस दिन की घटना की शुरुआत हुई, एक लेटर आया, उसमें लिखा था, डियर केएम, आओ और अपने पैसे ले लो। 3,000 रुपए। कितने रुपए उधार दिए थे? 3,000। कितने परसेंट ब्याज थे? 18। 18। किसको दिए? वाइफ को दिया था। पाकना नारायण स्वामी की वाइफ। वाइफ को। अब आप ध्यान दो, उस जमाने में आज के लगभग 95 साल पहले 3,000 रुपए की क्या कीमत? फिर से दिया क्यों? वो एक्चुअली ये चपरासी था, तो जिस अधिकारी के यहाँ इसकी ड्यूटी रहती थी, उनकी जो लड़की थी, उसको ये मांग था, और उसके डिमांड करने पे 3,000 रुपए उधार दिए। वो लड़की और कोई नहीं, पाकना नारायण स्वामी की बीवी थी। ये आपको समझने के लिए बता दिया। देखिए, केस के फैक्ट अगर दिमाग में रहते हैं तो आसानी हो जाती। तो फिर हाल बेटा, इन्होंने उसे देखा, अब लेटर आया, आओ पैसा ले जाओ। इसने अपनी बीवी को वो लेटर दिखाया कि देखो ये लेटर आया, पैसे मेरे वापस ले। बीवी भी खुश हो गई, पता नहीं पहले बताया हो कि ना बताया हो कि इतना रुपया है, चलो आ जाएगा। बताया तो होंगे। खुशी खुशी भेज। ये गए और फिर नहीं लौटे। जब नहीं लौटे, एक दिन बीता, फिर से पता लगाया, फिर से जाके थाने गए, उनके मिसिंग की इंफॉर्मेशन दे दी। एक चीज ध्यान रखना, गुमशुदगी की सूचना दी जाती है, और जब कोई अपराध हो जाता है तो मुकदमा लिखाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना है। अब देखिए, आपका ध्यान अलग ले जाते हैं। ये बहरामपुर रेलवे स्टेशन, एक पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, कहाँ जा रही है? पुरी को। तो उसमें एक बहुत बड़ा बक्सा रखा। पुलिस वाले आए होंगे, देखे होंगे, दरवाजे फट, किसका है इतना बड़ा बक्सा? कोई जवाब नहीं आया। कई बार कहा, कोई जवाब नहीं। इतने में पुलिस वालों ने देखा कि सिग्नल ग्रीन हो गए। उनको गुस्सा आई, उन्होंने 2 पुलिस बोला, उसका जल्दी से बक्सा नीचे उतारो, अब तो आएगा। बक्सा उतार दिया। अब जब बक्सा उतार लिया, गाड़ी चली भी गई और उसका कोई पूछने वाला नहीं। अब पुलिस वालों ने सोचा, ये क्या माजरा है, इतना वजन है, इतना बड़ा है, और इसका कोई ग्राहक नहीं। जब ताला तोड़वाया, खोला तो उसमें लाश और कई खंडों में कटी। आए होंगे उनके सोच। अब इसकी जब तफ्तीश हुई बेटा, इन्वेस्टिगेशन, दिमाग लगाया आईओ ने कि जिसका जो भी लाया होगा बक्सा, वो खुद तो नहीं लाया, कोई कुलिये लाया हो। उसने सारे कुली को बुलाया, 2 कुली मिले, साहब हम लोग लाए। गवाह मिल गए, कौन इसको लाए थे? स्टेशन के बाहर। यो अब अगला दिमाग लगाया कि भाई इनको बक्सा कौन साथ में लेके आया। अब तो आप देखें, तमाम साइंटिफिक चीजें बढ़ गई हैं, और पूछते कैसा चेहरा था, ये वो स्केच बनवा देते हैं। अब शायद नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी
तो उन्होंने कहा साहब ये रिक्शा बहलादा था, वहीं सब लाए हैं और इतना पैसा में मिला है। तो ये फिर वो मिल गया रिक्शा वाला भी, क्योंकि वो रेगुलर रिक्शा वहीं चल रहा था। उसने ले आके पहुंचा तो उसी दिया वक्त पे वो आ भी गया था उसी टाइम। पाकना नारायण स्वामी के घर, यहीं सब ले गए। पाकना नारायण स्वामी, उनके साले, उनकी बीवी और एक नौकर, 4 लोगों की इसमें मुलजिम बनाया गया। वो बक्सा बनाने वाला के यहाँ भी ले गए तो उसने कहा साहब इतना हमें पैसा मिला था, ये नौकर का यही बनवाने आया। अब काफी सबूत इकट्ठा, कारण क्या है कि जिसने बक्सा बनाया वो मिल गया, जिसने बनवाया वो मिल गया, जो वहां रिक्शा लाया वो मिल गया, जो कुली लोग लेके आए वो मिल गया। अब लाश किसकी? तब तक वो मिसिंग रिपोर्ट काम हो गई, उसकी वाइफ ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया। वो अब इसमें मोटिव क्या रहा होगा रौनक? वैसे ना देना पड़ेगा। ऐसे ना पैसे ना देना। प्रिपरेशन क्या किया? लेटर भेजा। लेटर भेजा, बुलाया उसे, आओ। ऐसे बात। तो ये मुकदमे में प्रीवी काउंसिल में जो बहस हुई, खाली पाकनारायण स्वामी कन्विक्ट हुए थे नीचे। इन्होंने कहा ये डाइंग डिक्लेरेशन है ही नहीं और बाकी कोई डायरेक्ट एविडेंस आपके पास है नहीं। तो लेकिन वहां कोर्ट ने कहा कि सेक्शन नंबर 32 के 1 के जो एक पार्ट है, उन परिस्थितियों के बारे में जिसके साथ इसकी मृत्यु हुई, ये उसमें आ रहा है, तो सही होगी इस मुकदमे को ना। और ज़्यादा कुछ इसमें और फाइनेंस की और फाइनेंस की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है कि क्या सिर्फ ड्राइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है, भले ही करोबोरेटिव एविडेंस ना हो? क्या जवाब आएगा? यस। मुकदमा कौन है? स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला, वो जो यूनियन वाला 1958 है, AIR 1958 का है वो मुकदमा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ये साबित हो गया कि ड्राइंग डिक्लेरेशन जेन्युइन है तो इसी का आधार पर सजा दी जा सकती, भले कोई करोबोरेटिव एविडेंस हो या ना। लगे हाथ सेक्शन नंबर 33 को देखें। 33 में भवरा क्या है बेटा, जो पढ़ो। सेक्शन नंबर 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगत वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित हैं किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत हैं जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। न्यायिक कार्यवाही ये 33 जो है ये तभी रेलेवेंट होगा जब ये न्यायिक कार्यवाही के दौरान हुई। इसको एक उदाहरण समझो। कोई आदमी गवाही देने जाता है, उसका एग्जामिनेशन चीफ हुआ, एग्जामिनेशन चीफ हो गया। अब डिफेंस के काउंसिल ने गिरा पूरी नहीं की, केस को एडजॉर्न करा लिया। 2 पेशी वो फिर आया, वकीलों की हड़ताल। अगली जब 4 महीने बाद पेशी लगी
तो वो मर गया। अब क्या होगा उसके इस स्टेटमेंट का, जो उसने अदालत में नवरानी जानकारी लिया 33 कह रहा है ये रेलवेंट। तो ये 33 है, 32 और 33 दोनों में अंतर एक है। 32 के क्लास 1 में ये न्यायालय की कार्रवाई नहीं है, ये किसी बाहर जाके पब्लिक के आदमी से की गई, और 37 में न्यायालय में की गई। एक चीज खाली और जान जाओ सेक्शन 32 के क्लास 1 के संबंध में, और वो ये है कि कन्फेशन अगर किया जाए पुलिस अधिकारी से या उसकी कस्टडी में, वो उसके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन राइट डिक्लेरेशन किसी पुलिस अधिकारी से भी किया जा सकता है, किसी पब्लिक के आदमी से किया जा सकता है, अस्पताल में एडमिट कराया गया तो डॉक्टर किया जा सकता है, कंपाउंडर से किया जा सकता है, नर्स से किया जा सकता है, ये किसी से भी किया, क्योंकि ये नीड है। मान लिए कोई आदमी इंजर्ड पब्लिक है, पुलिस को सूचना मिली, दरोगा ये अपने दल बल के साथ आए, उसको देखा, उठाए, अब लग रहा है ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, तो उसको पूछ लेंगे ना, जो वो बताएगा वही ज्वाइंट डिक्लेरेशन माना जाएगा। हाँ, एक दिक्कत आती कभी कभी कि आदमी ज्वाइंट डिक्लेरेशन 2 बार दे देता है, एक बार पहले दिया, एक बार मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि जब आदमी कोई एडमिट होता है तो अब अगर देखा जाता है कभी कोई गुंजाइश है तो मजिस्ट्रेट को बुला गया और मजिस्ट्रेट उसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो मजिस्ट्रेट वाला अगर है तो वही बेहतर ज्वाइंट डिक्लेरेशन माना जाएगा। मैं समझता हूँ कि धारा 32 के खंड 1 और धारा 37 से इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे रिलेटेड 2-4 केस ला हैं जो आपको जानना चाहिए, वो हम फिर अगले पार्ट में बता देंगे। ठीक है, बहुत बहुत